नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर को लेकर नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी। सुप्रभात। नमस्कार। अगले एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और साथ ही होंगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अपने नेपाली समकक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ द्विपक्षीय साझेदारी के विविध क्षेत्रों पर करेंगे चर्चा। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। मणिपुर की जमीनी हकीकत और हिंसाग्रस्त इलाकों में हालात का जायजा लेने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इम्फाल में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमित शाह ने राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की 6 दिवसीय दौरे पर आज होंगे रवाना। दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने के साथ साथ केप टाउन में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों और नामीबिया में संयुक्त आयोग की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। अमेरिका में सरकार के खर्चों और दायित्वों को पूरा करने के लिए 31.4 ट्रिलियन डॉलर ऋण सीमा को बढ़ाने संबंधी बिल सदन में पारित। 1 जनवरी 2025 तक ऋण लेने की सीमा हटी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया स्वागत। फ्रेंच ओपन टेनिस पुरुष सिंगल्स में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने हंगरी के मार्टिन फुकोविक्स को हराकर अगले दौर में बनाई जगह। वहीं स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने जापान के टेरो डैनियल को किया पराजित। पुरुष डबल्स में भारत के साकेत माइनेनी और यूकी भांभरी ने दूसरे दौर में किया प्रवेश। बोपन्ना एबेडन हारे। सेविला ने रिकॉर्ड 7वीं बार जीता यूरोपा लीग का खिताब। फाइनल मुकाबले में रोमा को पेनल्टी शूट में 4-1 से दी करारी शिकस्त। पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 के फाइनल में पहुंचा भारत। सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 9-1 से दी करारी शिकस्त। फाइनल में पाकिस्तान से होगी भिड़ंत। तो नया सवेरा में जान लेते हैं देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरें सबसे पहले। और इस वक्त की सबसे प्रमुख खबर की बात सबसे पहले करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच आज वार्ता होगी, जिसमें ऊर्जा, संपर्क और व्यापार जैसे क्षेत्रों में भारत नेपाल सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा सकता है। दोनों देशों की प्राथमिकता वाले अहम क्षेत्रों में से एक बिजली क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाना शामिल है। बिजली क्षेत्र में सहयोग पर पिछले साल अप्रैल के भारत नेपाल संयुक्त बयान को मील का पत्थर माना जाता है और नेपाल भारत को करीब 450 मेगावाट बिजली का निर्यात करता रहा है। उम्मीद है कि दोनों प्रधानमंत्री भारत नेपाल विकास साझेदारी की भी समीक्षा करेंगे, जो द्विपक्षीय संबंधों का अहम स्तंभ है। दोनों देशों के वित्तीय संपर्क को मजबूत बनाने पर भी चर्चा हो सकती है। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। प्रचंड का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिलने का कार्यक्रम है। इससे पहले बुधवार को नेपाल के पीएम ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। प्रचंड शुक्रवार सुबह इंदौर जाएंगे और अगले दिन काठमांडू लौट जाएंगे। पिछले वर्ष दिसंबर में कार्यभार ग्रहण करने के बाद पुष्प कमल दहल प्रचंड की ये पहली विदेश यात्रा है। तो नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने कल नई दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास में एक समारोह में शिरकत की। उनके साथ भारत दौरे पर आया एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल था। इस अवसर पर डीडी न्यूज ने नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सउद से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं।
हमारे साथ नेपाल के विदेश मंत्री मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन से बात करने के लिए। सर, बहुत अहम विजिट है और क्या कहेंगे कि बायलैटरल कोऑपरेशन में किन किन विषयों को खास तौर पर प्राथमिकता दी जाएगी? नेपाल और भारत के बीच में बहुत अच्छा संबंध है। हमारा द्विपक्षीय जो संबंध है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कई फील्ड में बातचीत कर रहे हैं। ऊर्जा व्यापार के संबंध में, कनेक्टिविटी के संबंध में, नेपाल और इंडिया के बीच में कुछ हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, उसके बारे में भारत को कुछ हमें व्यापारिक रूप से हमारे वस्तु को निर्यात करने के लिए कुछ सहूलियत देना चाहिए। इस मामले में भी बातचीत होगी। हम लोग लॉन्ग टर्म पावर परचेज डील के बारे में भी बात कर रहे हैं। विजन डॉक्यूमेंट निकला था 2022 में पावर कोऑपरेशन का, इस पर क्या बातचीत? हम कह रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म पावर परचेज के बारे में बातचीत होगी। इसमें प्रोडक्शन का साइड भी, विद्युत का जो है प्रोडक्शन का साइड भी है, ट्रांसमिशन का साइड है, ट्रेड का साइड है। इंडिया की ग्रिड को प्रयोग करते हुए हम लोग बांग्लादेश के साथ भी ट्रेड चाहते हैं। और फाइनेंशियल कोऑपरेशन के क्षेत्र में पिछली बार रुपे कार्ड लॉन्च हुआ था, इस बार कोई पेमेंट गेटवेज या उस पर बातचीत होने की संभावना है? अब देखिए, वो दोनों बैंक, जो रिजर्व बैंक और नेपाल का राष्ट्र बैंक है, उसके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बीच में हमारा MOU होगा। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता मेघना। सुप्रभात। कहते हैं कि दोस्त आप चुनते हैं लेकिन पड़ोसी आप चुन नहीं सकते, तो ऐसे में नेपाल से रोटी बेटी का रिश्ता रहा है भारत का। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ऊर्जा, पर्यटन और साथ ही साथ जिस पावर सहयोग की बात अभी विदेश मंत्री कर रहे थे नेपाल के, उस लिहाज से दौरा कितना है मानती हैं आप? देखिए, दौरा जो है वो एक जो हाई लेवल एक्सचेंजेस हो रहे हैं भारत और नेपाल के बीच, जो लगातार हाई लेवल एक्सचेंजेस का दौर चल रहा है, उसकी ही कंटिन्यूटी में ये दौरा है। अहम इसलिए भी है चूंकि नेपाल के प्रधानमंत्री का दिसंबर में जब उन्होंने कार्यभार संभाला उसके बाद ये पहली विजिट है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अहम इसलिए भी है ये दौरा चूंकि पिछले साल 2022 में एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला गया था जो पावर सेक्टर कोऑपरेशन पर ये विजन डॉक्यूमेंट था। उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू किया जा सकता है, उसके क्षेत्र में और ज्यादा क्या काम किया जा सके उस पर बातचीत हो सकती है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में भारत की जो कंपनियां हैं उनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। उसके अलावा हम देखें तो नेपाल जो है वो भारत को 450 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा भी जो पावर का क्षेत्र है उसमें काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन की संभावनाएं हैं जिन पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में हमने देखा कि पिछले साल रुपे कार्ड लॉन्च किया गया था, तो इस साल भी जिस तरीके से हमें नेपाल के विदेश मंत्री ने बताया कि रिजर्व बैंक और नेपाल राष्ट्रीय बैंक के बीच समझौता उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बीच समझौता होने की संभावना है। तो आज देखना होगा जब ज्वाइंट स्टेटमेंट्स आगे आएंगे तो उसमें और क्या बाहर निकल कर आता है। उसके अलावा भी हम अन्य क्षेत्रों की बात करें तो रेल लिंकेजेस, रेलवे सेक्टर एक अहम सेक्टर है। उससे पहले भी भारत ने कई अहम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नेपाल में कंप्लीट किए हैं। जैसे अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो पाइपलाइन, क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है, वो साउथ एशिया का पहला ऐसा पाइपलाइन है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का पाइपलाइन है। उसके अलावा भी कई अहम प्रोजेक्ट्स जो है रेल लिंकेजेस से संबंधित वो कंप्लीट किए गए। उसके साथ अब ब्रिजेस के जो क्षेत्र है उसमें भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उसके साथ साथ अहम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भारत और नेपाल के बीच कई क्षेत्रों में जारी हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो पिछली जो विजिट हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल में, वो जब लुम्बिनी गए थे तब हुई थी, और शेर बहादुर देउबा जब यहाँ आए थे, जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो जब आए थे भारत तब एक विजिट हुई थी। तो लगातार जो विजिट्स है उसका दौर जो है ये उसी की कड़ी में एक और विजिट है जिसमें कि बायलैटरल कोऑपरेशन के कई पहलुओं पर बातचीत होने की संभावना है। मेघना, अगर पीपल टू पीपल कनेक्ट की हम बात करें तो भारत और नेपाल दो ऐसे मुल्क हैं जिनके बीच में किसी तरह का वीज़ा नहीं लगता। वहाँ के लोग यहाँ आकर काम करते हैं, यहाँ के लोग किसी भी बिना परेशानी के नेपाल जा सकते हैं। ऐसे में और अगर हम संस्कृति की भी बात करें और सीमाई इलाकों की बात करें, तमाम ऐसे भारत के राज्य हैं, चाहे हम यूपी की बात करें, बिहार की बात करें
नॉर्थ ईस्ट की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, वो नेपाल से लगते हुए हैं और इन सीमाई इलाकों की संस्कृति भी तकरीबन मिली-जुली और समान संस्कृति है। ऐसे में दोनों देशों के बीच में जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो कितने मायने रखता है? देखिए, इसकी अहमियत इससे ही पता चलती है कि कितना ज़्यादा अहमियत हम जो लोगों का आना जाना है उसको हम कितना ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। इसमें हमने देखा कई इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आए जिसमें लाखों लोग, टूरिस्ट हो या और सिटीजन्स हो, कार्गो ट्रैफिक हो, उस सबको आर पार होने की बहुत ज़्यादा उसको फैसिलिटेट किया गया है। उसके अलावा भी इस बार जब नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड यहाँ आए हुए हैं और उसके दिल्ली का जो लेग है उनकी विजिट का, उसको खत्म करके वो जाने वाले हैं मध्य प्रदेश, जहां इंदौर में ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पर जो वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है उसको जानना चाहेंगे और उसके साथ ही क्लीनलीनेस के बारे में और ज्यादा वहां पर उनका फोकस रहेगा। उसके अलावा भी उज्जैन जाने वाले हैं। हम जानते हैं कि किस तरीके के अहम लिंकेजेस हैं, पीपल टू पीपल लिंकेजेस की बात करें या फिर कल्चरल टाइज की बात करें भारत और नेपाल के बीच। जैसे हम जानते हैं कि जनकपुर से एक रेलवे लाइन कनेक्ट करती है भारत में उन जगहों को जो रामायण सर्किट का हिस्सा हैं, तो इससे हमारे कल्चरल लिंकेजेस, हिस्टोरिकल लिंकेजेस का भी पता चलता है। और उसका एक उदाहरण हमने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुम्बिनी गए थे, तो वहां पर जो लुम्बिनी में जो मंदिर है वहां पर गए थे, बुद्ध टेम्पल गए थे, तो वो कई ऐसे जो कल्चरल लिंकेजेस हैं वो काफी साफ तौर पर नजर आते हैं और इन चीजों पर खास तौर पर फोकस रहेगा। टूरिज्म का भी क्षेत्र है उस पर फोकस रहेगा। और एक और बात, यहाँ पर जो ट्रेड डेफिसिट है, जो हमें कल नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि ट्रेड डेफिसिट पर भी चर्चा होगी। हम जानते हैं कि भारत की जो कंपनियां हैं उनका सबसे बड़ा योगदान है एक तरीके से नेपाल में जो निवेश है उसमें तकरीबन 33% जो FDI है वो भारतीय कंपनियों से जाता है। तो ट्रेड भी एक अहम सेक्टर है जिस पर बातचीत होगी, इसको और ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए, डेफिसिट को कम कैसे किया जाए, उस पर नेपाल का खास तौर पर यहाँ फोकस रहेगा। उसके अलावा भी किस तरीके से नेपाल से ज्यादा हवाई सेवाएं अलग अलग भारत में अलग अलग स्टेट्स के लिए या अलग अलग जगहों के लिए शुरू हो, इस पर भी फोकस रह सकता है। जिस तरह से हम जानते हैं मेघना की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन नेपाल में बहुत निवेश कर रहा है, उस लिहाज से भी अगर भू राजनीतिक समीकरणों को समझा जाए तो नेपाल बहुत अहम साझेदार है भारत के लिए। उस लिहाज से इस फ्रंट पर कूटनीतिक लेवल पर किस तरह की चर्चाएं होने की संभावना है जब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात करते हैं निवेश को लेकर? देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो जिस तरीके का इंटरेस्ट दिखा रही हैं भारतीय कंपनीज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में नेपाल में, वो अहम है। उसके अलावा भारत ने भी कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे। रेल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जारी हैं, अंडर प्रोसेस हैं। उसके अलावा भी कई अहम प्रोजेक्ट्स, जैसे अगर हम बोले क्रॉस बॉर्डर ब्रिजेस जो बनाने की बात है, जैसे कई अहम ब्रिजेस हैं जिनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। उसके साथ साथ ही एक जो हाईवे है, 1000 किलोमीटर से भी अधिक का जो हाईवे है जिसे ईस्ट वेस्ट हाईवे बोलते हैं, जो एक तरीके से नेपाल की लाइफलाइन है, उसका कंस्ट्रक्शन भी भारत ने पूरा किया है। तो काफी हद तक असिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में, काफी हद तक असिस्टेंस जो है वो इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, काफी हद तक असिस्टेंस टूरिज्म के क्षेत्र में भारत नेपाल को लगातार देता रहा है। और इस बार क्या बातचीत होगी और किस तरीके से जो कोऑपरेशन है उसको आगे लिया जाएगा, वो आज के जॉइंट स्टेटमेंट्स में जो चर्चा है उसके बारे में पता चले। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेघना, इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ DD न्यूज पर।
दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। और खबरों में बात करते हैं मणिपुर की जमीनी हकीकत और हिंसाग्रस्त इलाकों में हालात का जायजा लेने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इम्फाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले अमित शाह ने सामान्य स्थिति बहाल करने के सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों से मुलाकात कर राज्य में शांति बहाल करने पर विचार विमर्श किया। गृह मंत्री ने मणिपुर दौरे के तीसरे दिन सीमावर्ती कस्बे मोरे में कुकी और अन्य समुदायों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। इस दौरान शांति बहाली से जुड़े प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की गई। समुदाय के प्रतिनिधि मंडलों ने मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सरकार के सभी प्रयासों के प्रति मजबूत समर्थन व्यक्त किया और केंद्रीय गृह मंत्री ने मोरे में ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर के अपने दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए और साथ ही विभिन्न सामाजिक समूहों के साथ बैठकें कर शांति स्थापना के प्रयासों में उन्हें साथ भी लिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शांति भंग करने वालों के जो प्रयास हैं अगर तो उनसे तुरंत सख्ती से निपटा जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई राहत शिविर का भी दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। अमित शाह ने कांगपोकपी में एक राहत शिविर का दौरा किया। उन्होंने लोगों से बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्री ने इम्फाल में मेतई राहत शिविर का भी दौरा किया। उर्मिलेश हमारे संवाददाता इम्फाल में मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। उर्मिलेश, केंद्रीय गृह मंत्री की जो ये यात्रा है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने तमाम पक्षों से जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पर उनसे उन्होंने बातचीत की है। अभी वहाँ पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और क्या कुछ तमाम पक्षों का जो प्रतिक्रिया है वो है वहाँ पर? जी चंद्रशेखर, अगर बात इम्फाल की करें तो पिछले आप जानते हैं कि 2 दिनों से जो है यहाँ पर लगातार जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो विभिन्न इलाकों को यहाँ पर जो है दौरा कर रहे हैं, जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया है। और यहाँ पर तमाम जो सिविल सोसाइटी है, यहाँ पर जो समाज सेवी लोग हैं या यहाँ पर जो है व्यक्तिगत तौर से भी तमाम लोगों से यहाँ पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री मिल रहे हैं। और अगर चंद्रशेखर बात की जाए यहाँ की इस समय की, तो इस समय जो तमाम जो प्रभावित लोग हैं उनको रिलीफ कैंप में रखा गया है और अलग अलग रिलीफ कैंप का भी जो है उन्होंने जायजा लिया है, स्वयं जो है लोगों से बात की है और ये सुनिश्चित किया है कि जो लोग शिविर में रह रहे हैं उन लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। दूसरी तरफ चंद्रशेखर, आप सबसे बड़ी बात यह है कि आज 11 बजे के आसपास जो है खुद गृह मंत्री जो है मीडिया से मुखातिब होंगे और तमाम जो यहाँ की सिचुएशन है उस सिचुएशन के पे जो है बातचीत करेंगे मीडिया से। क्या स्थिति है, उनका जो दौरा रहा है वो क्या किन मामलों में जो है यहाँ पर कहाँ वो गए हैं, किन किन लोगों से बात की है, क्या यहाँ पे सिचुएशन है। दूसरी तरफ जो है लगातार जहां जहां दौरा केंद्रीय गृह मंत्री प्रभावित एरियाओं के कर रहे हैं, वही तमाम जो सुरक्षा अधिकारी हैं उन सुरक्षा अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी जो है विस्तार पूर्वक चर्चा की जा रही है। चंद्रशेखर, उर्मिलेश, एक सवाल और यहाँ पर जानना चाहेंगे। अगर हम उत्तर पूर्व की बात करें और पुराने वक्त में जाएं तो वहाँ पर तमाम इस तरह के जो क्लैशेज हैं वो पहले भी देखे गए हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री का वहां पर पहुंच जाना, तमाम लोगों से बातचीत करना और सीधे सीधे कहीं न कहीं जो पीस प्रोसेस है वहां पर उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाना, इसको किस तरह से वहां पर देखा जा रहा है? निश्चित तौर से देखिए चंद्रशेखर, जिस तरीके से मणिपुर में जो है हिंसा हुई है, जिस तरीके से मणिपुर में जो है ये झड़पें हुई है, उसको देखते हुए केंद्र सरकार है उसने जो है यहाँ
बैरिस्टर बनाई है उसको लगातार देखती रही है, मॉनिटर करती रही है। और खुद गृह मंत्री जो है यहाँ आए हैं, गृह मंत्री लगातार तमाम जो यहाँ के स्टेक होल्डर है उन स्टेक होल्डरों से जो है बात की है। निश्चित तौर से जो पहले के जो हालात हुआ करते थे और आज के जो हालात है आप समझ सकते हैं कि खुद गृह मंत्री यहाँ पर जो है 3 दिनों से लगातार यहाँ मणिपुर के जो दौरे हैं वहां पे कर रहे हैं, मणिपुर प्रवास पे है। यहाँ पर हर स्टेक होल्डर जो बात कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स हो गया और मिलिट्री हो गया, उसके अलावा जो है सुरक्षा व्यवस्था के अधिकारियों से लगातार जो है सुरक्षा को लेकर के जो है चर्चाएं हो रही है, उसको लेकर के दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जी यहाँ पर असल ये है कि जो यहाँ पर हिंसा होती है या किसी प्रकार के कोई जो असामाजिक तत्व जो है हिंसा करने की कोशिश करती है उससे भी गृह मंत्री जो है कार्रवाई करने की बात की है। तो निश्चित तौर से आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार जो है पूरे मामले को जो है बारीकी से नजर रखी हुई है। खासतौर से बात की जाए गृह मंत्री सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मणिपुर के लोगों के साथ इस तरह केंद्र सरकार खड़ी है। और यही एक सबसे बड़ा जो है कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रभावित लोग हैं उनको 10 लाख रुपया है और प्रभावित लोगों को जो है एक घर से नौकरी उर्मिलेश सरकार ने की है। उर्मिलेश, अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए जिस तरह से इंटरनेट सेवा को कहीं ना कहीं इस पर यह कहा गया है कि भ्रामक जो जानकारियां हैं वो साझा ना की जाए, तो ऐसी भी खबरें हैं कि वहां पर BSNL ने अपनी लाइन शुरू की है ताकि व्यवस्था बनी रहे। इसको लेकर क्या जानकारी है? जी निश्चित तौर से, क्योंकि जो इंटरनेट है वाईफाई है उसको जो है बंद कर दिया गया है, लेकिन जो लीज लाइनें होती हैं वो लीज लाइनें से जो है कोई जो है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में इंटरनेट बहुत जरूरी है, जैसे हमारे दर्शक जानते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना हो, इसलिए किसी भी प्रकार को कोई दिक्कत ना हो, तो जो लीज लाइनें होती है ब्रॉडबैंड लाइनें वो जो है तमाम लोगों को जो है दी है BSNL है। और BSNL सबसे बड़ा सुनिश्चित किया है कि किसी भी प्रकार से कोई दिक्कतें न हो। तो आज जो है आतंक और चंद्रशेखर सबकी नजरें जो है गृह मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे है कि गृह मंत्री यहाँ और उर्मिलेश ये भी समझ में आ रहा है, इस तरह की जानकारी है कि जिन समुदायों के बीच में डिफरेंसेस या फिर मतभेद चल रहा है उन्हें आश्वासन दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर अंदर इस पूरी व्यवस्था को बहाल किया जाएगा और एक राजनीतिक सॉल्यूशन दिया जाएगा राज्य को। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि केंद्रीय गृह मंत्री आपने भी बताया कि तमाम जो यहाँ के राजनीतिक दल है, महिला संगठन है, यहाँ के जो समाज सेवी है, यहाँ के जो व्यक्तिगत रूप से भी कई लोगों से मिले हैं और तमाम समुदायों से यहाँ पर जो है जैसे कि कल भी मोरे और तमाम इलाकों में जो है केंद्रीय गृह मंत्री खुद गए थे, तमाम जो रिलीफ कैंप है रिलीफ कैंप का जायजा लिया है। हर जो है जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो लोग हैं, ये कह सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स हुआ, आर्मी हुआ, उसके अलावा जो है ये मणिपुर का जो पुलिस है उनसे उनके अधिकारियों से जो लगातार बातचीत हो रही है। तो निश्चित तौर से यहाँ पर जो है अब जो रिलीफ कैंप में रह रहे हैं आतंक उससे जो है लोगों में, क्योंकि गृह मंत्री जब यहाँ आए हैं 3 दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों में ये उम्मीद जगी है कि अब जो है यहाँ पर शांति बहुत जल्दी उर्मिलेश कैंप में रह रहे हैं बहुत जल्दी अपने घर जाएंगे और जनजीवन सामान्य होगा। उर्मिलेश ये बताइए कि वहां पर जो चाहे हम राहत शिविरों की बात करें या अन्य जगहों की बात करें, लोगों को कोई जरूरी सामान की, खाने पीने की, इस तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही? चंद्रशेखर बिल्कुल, यहाँ पर जो है राहत शिविरों का जिस तरीके से गृह मंत्री ने भी दौरा किया, हमने भी जो है 2 से 3 राहत शिविरों का जो है यहाँ पर जायजा लिया है। यहाँ पर जो भी लोग जो है यहाँ रिलीफ कैंप रह रहे हैं, राहत शिविरों में रह रहे हैं, उनके लिए खाने पीने के साथ साथ मेडिकल की पूरी फैसिलिटी दे रखी है। बिल्कुल ऐसा था कि कई जो महिलाएं हैं जिसको किसी प्रकार की दिक्कत है या कोई ठीक है। बिल्कुल जरूरी सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए लगातार राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। और आज जब 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, तो देखेंगे कि कितनी अहम बातें उसमें निकलकर सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। तंदुरुस्ती बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है। बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस F के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस, तो प्लस F और थोड़ा कम, है ना सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और खबरों में बात करते हैं अब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की, जो कि आज से 2 देशों दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। वे दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नालेदी पेंडोर के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। डॉक्टर जयशंकर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से भी भेंट करेंगे। साथ ही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकों का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री केप टाउन में भारतवंशियों के साथ वार्तालाप करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में डॉक्टर जयशंकर 4 से 6 जून तक नामीबिया की यात्रा पर जाएंगे। ये किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की नामीबिया की पहली यात्रा होगी। डॉक्टर जयशंकर नामीबिया के शीर्ष नेताओं और सरकार के अन्य मंत्रियों से मिलेंगे। साथ ही अपने नामीबिया समकक्ष नेतुम्बो नंदी नदैतवा के साथ संयुक्त आयोग की बैठक भी करेंगे और उसकी अध्यक्षता भी। वह नामीबिया में भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे और तलब है कि ये भारत के किसी विदेश मंत्री की नामीबिया की पहली यात्रा होगी। मध्य प्रदेश के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में आज से जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी संवहनीयता एक जीवन रीति विषय पर 2 दिवसीय यूथ 20 परामर्श सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें 7 देशों के 19 प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो विभिन्न समूहों में परिचर्चा में भाग लेंगे। सम्मेलन में जनजातीय क्षेत्रों के 50 स्वयं सहायता समूह भी शामिल होंगे। देश भर के 400 से अधिक प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। सम्मेलन युवाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों और उनके विकास की भविष्य योजना पर खुली बातचीत, प्रस्तुतियों और संवादमूलक सत्रों के लिए मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सम्मेलन में सतत कृषि, पर्यावरण, प्रौद्योगिक बाजार और कृषि वानिकी जैसे क्षेत्रों के कई विशेषज्ञ परिचर्चा में भाग लेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 2 जून को समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रीय कैडेट कोर दिल्ली निदेशालय के अंतर्गत इन दिनों राजधानी में लगातार वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का सिलसिला जारी है। इन दिनों छात्रा कैडेट्स के लिए भी वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्रा कैडेट्स जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। कहां चल रहा है ये एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए। ये जोश और जुनून है छात्रा कैडेटों का, जो दिल्ली कैंट में चल रहे एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। 2 दिल्ली गर्ल्स बटालियन द्वारा आयोजित 10 दिवसीय शिविर में छात्रा कैडेटों को विशेष रूप से सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस शिविर में दिल्ली के विभिन्न कॉलेज और स्कूलों से 406 छात्रा कैडेट हिस्सा ले रही हैं। 2 दिल्ली गर्ल्स बटालियन का कैंप है, जो कि 25 तारीख से लगा है। 10 दिन के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। मेरे साथ 406 गर्ल कैडेट्स हैं, जो कि 6 कॉलेजेस और 7 स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं। दे आर फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स, राइट फ्रॉम एलीट क्लास टू गवर्नमेंट स्कूल, एंड दे आर विद मी फॉर 10 days। ये 10 दिन हम साझा करेंगे जो हमारे एनसीसी की एम है उनको हासिल करने के लिए। बेसिकली उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट, सोशल सर्विस की भावना और एक छोटा सा एक्सपोजर जो कि आर्म्ड फोर्सेस के प्रति एक एक्सपोजर देंगे। शिविर का हिस्सा बन छात्रा कैडेट काफी उत्साहित हैं। मुझे सर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और जैसे कि हमारे यहाँ नए नए लेक्चर्स होते हैं रोज़, मैप रीडिंग, कम्युनिकेशन, और रोज़ यहाँ पर कोई ना कोई नई पर्सनैलिटी आती है। ये मेरा फर्स्ट कैंप है, एटीसी कैंप, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं आ रही थी तो मुझे काफ़ी घबराहट हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे रहूँगी मैं 10 दिन वहाँ पे, बट यहाँ पे आके एक सही में अपनापन सा हो गया लोगों से। मैंने फर्स्ट टाइम फायरिंग की है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आकर सबसे पहले तो हमने टाइम मैनेजमेंट सीखी है कि कितने बजे सुबह फॉल इन करने आना है, कितनी देर में रेडी होना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट। हियर वी लर्नड अबाउट हाउ टू स्टे इन अ डिसिप्लिन, हाउ टू बी यूनाइटेड विद ईच एंड एवरीवन प्रेजेंट हियर, एंड विविधता में एकता। दिस टॉपिक इज रियली अ वास्ट टॉपिक, बट आई एम हियर टू ओनली टेल अबाउट समथिंग। लाइक वी ऑल आर फ्रॉम
from each and every state and we follow each and every culture. But when we are present here, we all are as cadets. शिविर के दौरान छात्रा कैडेट्स को वेपन ट्रेनिंग में हथियारों को खोलना, बांधना समेत फायरिंग करने की पोजीशन, जंगल में भटकने पर किस तरह से अपने सही स्थल तक पहुंचे, उसके लिए मैप रीडिंग समेत कई तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कैडेटों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें कैडेट अपना बेहतर प्रदर्शन कर रही है। विविधता में एकता का पाठ सिखाती है एनसीसी। टू दिल्ली गर्ल्स बटालियन के इस कैंप में छात्रा कैडेट्स न केवल एकता और अनुशासन का पाठ सीख रही हैं, बल्कि उन्हें सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जो उनके जीवन भर काम आएगा। कैमरामैन एम ए खान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन, जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है, ऐसे विशेष लोगों के बारे में हम और आप कम ही जानते हैं। इनके जीवन संघर्षों को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज ने शुरू की है विशेष श्रृंखला हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं विशाखापत्तनम के एटिकोप्पका के सीवी राजू के बारे में, जो पारंपरिक एटिकोप्पका खिलौना परंपरा को आधुनिक दौर में पुनर्जीवित कर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये किन्हाल कर्नाटक का एक छोटा सा गांव है। वहां की ही मूर्तियां और खिलौने हैं ये। इन्हें किन्हाल की गुड़िया कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं और गुड़िया बनाई जाती है, ये बहुत मशहूर है, जिसके लिए वो लाख का, लकड़ी का और इमली के बीज का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में भी एटिकोप्पका ये खिलौने बहुत मशहूर हैं। क्यों मशहूर हैं? वो इसलिए कि सीवी राजू जो इन्हें बनाते हैं, वो इन्हें पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनाते हैं। खाने के लिए तो ऑर्गेनिक आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर भी जो रंगों का इस्तेमाल किया जाता है वो पूरी तरह से प्राकृतिक रंग होते हैं। कोई विषैला इसमें रसायन नहीं होता। बच्चों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं ये। और इसके लिए रंग कहाँ से लाएं, इसके लिए भी उन्होंने खूब शोध वर्कशॉप्स के जरिए एक लंबी फहरिस्त तैयार की, ऐसे प्राकृतिक स्रोत जहाँ से ये प्राकृतिक रंग इन खिलौनों के लिए लाए जा सकते हैं। इसीलिए सीवी राजू को उनके इन अतुलनीय प्रयासों के लिए ही पद्मश्री के सम्मान से नवाजा गया है। रंग बिरंगे खिलौने किसी का भी मन मोह लेते हैं। आधुनिक खिलौनों में हानिकारक रंग एक बड़ी चुनौती बन गई है, लेकिन 500 साल पुरानी हमारी पारंपरिक एटिकोप्पका खिलौना परंपरा में इसका हल है, जिसे आधुनिक दौर में पुनर्जीवित कर आगे बढ़ा रहे हैं विशाखापत्तनम के एटिकोप्पका गांव के खिलौना निर्माता सीवी राजू, जिन्होंने लकड़ी के खिलौनों के लिए गैर विषैले प्राकृतिक रंग बनाने के लिए पौधों के विभिन्न स्रोतों की खोज की है। रंगों को केक के रूप में संरक्षित करने के लिए नवीन तकनीक विकसित की, कपड़ों पर टेस्ट करने के लिए प्रयोगशाला भी तैयार की, वस्त्रों के लिए प्राकृतिक रंग बनाने पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं में भाग लिया और भारतीय शिल्प परिषद और दस्तकार समूह के साथ काम किया। I started this journey. मैंने वर्ष 1988 में एटिकोप्पका खिलौना शिल्प के क्षेत्र में अपनी यात्रा की शुरुआत की। मैंने इस शिल्प कला को विकसित किया, मानकीकरण किया और गुणवत्ता मानकों में सुधार किया। एटिकोप्पका शिल्पकला समुदाय को पूरे देश के सामने लाया। पूरे भारत में हम इस शिल्प को काशी से लेकर पूर्वी तट में कन्याकुमारी तक और साथ ही पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर पाते हैं, जो इस शिल्प कला को आगे बढ़ाते हैं। इस शिल्प कला के पीछे के विज्ञान में मैं रंगों की बात कर रहा हूँ। सभी प्राकृतिक रंग इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। सभी डेयरी स्रोत और लकड़ी जो हम गांव से और उसके आसपास से जमा करते हैं, यही इस शिल्प कला की विशिष्टता है। मुझे पद्मश्री मिलने पर बहुत गर्व महसूस हुआ। साथ ही मुझे लगता है कि मुझे यह सम्मान मिलना, इस पारंपरिक सदियों पुराने शिल्प कला को सम्मान मिलना है। ट्रेडिशनल एज ओल्ड क्राफ्ट। सीवी राजू ने धीरे धीरे लुप्त हो रही इस पारंपरिक पद्धति को पुनर्जीवित कर इससे कारीगरों को जोड़कर उन्हें स्थायी आजीविका प्रदान की है। नए नवोन्मेषी रंगों को बाजार तक पहुंचाने के लिए कारीगरों के सहकारी संघ पद्मावती एसोसिएट्स की शुरुआत भी की। परिणाम ये है कि अब 200 से अधिक परिवार एटिकोप्पका खिलौनों के शिल्प समुदाय का हिस्सा बन चुके हैं।
आज एटिकोपक का कारीगर रंग के लिए हल्दी, जाफरा के बीज, पुराना गुड़, हरड़ और आसपास पाए जाने वाले अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। पर्यावरण के अनुकूल सामग्री के उपयोग के कारण ही ये खिलौने बच्चों के खेलने के लिए भी सुरक्षित हैं। राजू के समर्पण को देख प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में उनका जिक्र भी किया। देश विदेश तक इन खिलौनों को लोकप्रिय बनाने के लिए राजू प्रयासरत हैं। श्री सीवी राजू इटिकोपाका के खिलौने बनाते हैं, लकड़ी के खिलौने। इटिकोपाका एक गांव है आंध्र प्रदेश के अंदर जो अपने लकड़ी के खिलौनों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये एक स्थानीय लकड़ी जिसका नाम है राइटिया टिंटोरिया, एक बिल्कुल सॉफ्ट वुड है जिससे बनाए जाते हैं खराब के ऊपर, और उनको नेचुरल डाइस से, पेड़ों के रंगों से रंगा जाता है, रंग बिरंगा बनाया जाता है। तो इनमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, कोई भी पॉइजन नहीं है, कोई भी जहर नहीं है। और श्री सीवी राजू का बहुत बड़ा रोल इसमें है कि उन्होंने उन खिलौनों के डिजाइन्स को कंटेम्पररी बनाया है जिससे कि नई पीढ़ी के बच्चे उनके साथ बेहतर तरीके से रिलेट कर सके। उनको इस वर्ष पद्मश्री से नवाजा गया है, इसके लिए उनको बहुत हार्दिक बधाई। एटिकोपक का खिलौना परंपरा के संरक्षक सीवी राजू को पद्मश्री के सम्मान की हार्दिक बधाई। और आइए जानते हैं देश से जुड़ी कुछ अन्य खबरें फटाफट अंदाज में। आवास और शहरी मामलों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित एक कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला श्रीनगर में विश्व दुग्ध दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहेंगे उपस्थित। विदेश और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर होंगे रवाना। इस दौरान वो मलेशिया में तमाम कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। उत्तराखंड में बीजेपी की पुष्कर धामी सरकार आज से महीने भर चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान की करेगी शुरुआत। इस दौरान पूरे देश में जनता से संपर्क कर मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा। कर्नाटक के हुबली में आज सुबह बारिश के बाद मौसम सुहावना हुआ। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। पिछले कुछ दिनों से लोग वहां गर्मी से परेशान थे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको दुनिया भर की कुछ खास खबरें दिखाते हैं। तो अमेरिका में सरकार के खर्चों और दायित्वों को पूरा करने के लिए 31.4 ट्रिलियन डॉलर ऋण सीमा को बढ़ाने संबंधी बिल को आज सदन में पारित कर दिया गया। 5 जून अमेरिका में कर्ज के लिए लिमिट बढ़ाने की आखिरी तारीख थी। राष्ट्रपति जो बाइडेन और हाउस स्पीकर केविन मैककार्थी के बीच कर्ज लिमिट डील पर बातचीत हुई। दोनों पार्टियों में से अधिकांश सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया। अमेरिकी सरकार कानूनी रूप से अपने खर्चों और दायित्वों को पूरा करने के लिए कर्ज लेती है। अमेरिका की संसद ने कानून बनाकर इस कर्ज को लेने की सीमा तय की हुई थी, जिसे ऋण सीमा कहा जाता है। अमेरिकी संविधान के अनुसार कांग्रेस संसद को सरकारी खर्च को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया। बिना कांग्रेस की मंजूरी के सरकार तय ऋण सीमा से अधिक कर्ज नहीं ले सकती। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद ऋण सीमा को बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, जिसकी वजह से विवाद बना हुआ था। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए अमृतपाल सिंह। अमृत, जो ये फैसला लिया गया है
कितना सहायक साबित होगा अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए? देखिए, अभी तो पहला स्टेप पार हुआ है, पहली हर्डल पार हुई है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ये बिल पारित हो गया। काफी रिपब्लिकन्स जो अपोज थे, क्योंकि आपको पता है वहाँ काफी पार्टिजन पॉलिटिक्स है, उनमें से काफियों ने इसको सपोर्ट किया, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी के साथ ये बिल पास हो गया। तो 314 वोट्स फेवर में गई, 117 अगेंस्ट गई। तो इसका मतलब है करीब 149 रिपब्लिकन्स ने वोट किया इस बिल के फेवर में। तो एक तरह से जो बाइडेन के लिए तो ये रिलीफ है ही कि पर ये बिल देखी जा रही है रिपब्लिकन स्पीकर जो हैं मैकार्थी, उनके लिए, क्योंकि वो आर्किटेक्ट थे इस पूरी नेगोशिएशन के। अब बड़ी समस्या ये है कि अब अगला जो बड़ा हर्डल है वो है कि इसको सेनेट में पास करवाना। हालांकि डेमोक्रेट्स की वहाँ एक थिन मेजॉरिटी है एक वोट से, पर फिर भी क्योंकि काफी डेमोक्रेट्स भी इसको अपोज्ड हैं, जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स हैं, क्योंकि जो डील जो बाइडेन और जॉन मैकार्थी के बीच में हुई, केविन मैकार्थी के बीच में हुई, वो एसेंशियली स्पेंडिंग कट्स को इम्पोज करती है, और वो स्पेंडिंग कट्स कैप करते हैं जो वर्क एक्सपैंड वर्क रिक्वायरमेंट्स को, सोशल वेलफेयर मेजर्स को, फूड एड प्रोग्राम्स के एडिशनल रेसिपिएंट्स को, एज बढ़ाना, जैसे 50 से 54 साल कर दी है SANP जो एक प्रोग्राम है, उसके तहत। तो काफी स्पेंडिंग कट्स है। तो डेमोक्रेट्स जो है प्रोग्रेसिव वो इसके अपोज है, पर फिर भी पार्टी की मेजॉरिटी है वहाँ, एक वेफर थिन मेजॉरिटी है। अब देखना ये होगा कि वो सेनेट से अगर पास करवा लेते हैं तो ये सस्पेंशन जो बाइडेन की टर्म के एंड तक है, बेसिकली जनवरी 1, 2025 तक है, तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बड़ा रिलीफ साबित होगा। जी शुक्रिया अमृतपाल इन तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। GDP के चौथी तिमाही के आंकड़े आ गए हैं। वित्त वर्ष 2022-2023 की जनवरी से मार्च तिमाही में GDP ग्रोथ 6.1% रही। इससे पहले दिसंबर तिमाही में यह आंकड़ा 4.4% रहा था, जबकि सितंबर तिमाही में GDP ग्रोथ 6.3% दर्ज की गई थी। उधर केंद्र सरकार राजकोषीय घाटा तय लक्ष्य तक सीमित करने में कामयाब रही है। लेखा महानियंत्रक ने केंद्र सरकार के 2022-2023 के राजस्व व्यय का आंकड़ा जारी किया, जिसमें बताया गया है कि इस अवधि में राजकोषीय घाटा 6.4% रहा। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि GDP की रफ्तार उम्मीद से अच्छी रही। उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र में हुई वृद्धि को रेखांकित किया और कहा कि निर्यात क्षेत्र में देश की अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया। अनंत नागेश्वर ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में महंगाई दर घटकर 5% रहने की उम्मीद है। सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर फैब और डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए नए आवेदन आमंत्रित किए हैं। संशोधित सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत ये आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आवेदन स्वीकार करेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कंपनियों के पास परियोजना लागत के 50% राजस्व संबंधी प्रोत्साहन और भारत में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने के लिए संयुक्त उपक्रम की सुविधा उपलब्ध है। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया
लिमिटेड में अपनी 3% हिस्सेदारी बेचेगी। ये हिस्सेदारी BSE और निफ्टी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 1 जून से बिक्री पेशकश के माध्यम से बेची जाएगी। कोल इंडिया ने शेयर बाजार को जानकारी में बताया कि कंपनी ने 9.24 करोड़ शेयर यानी 1.5% हिस्सेदारी को बेचने का प्लानिंग किया है और इसके अलावा अतिरिक्त बोली आने पर इतनी ही बिक्री और करने का विकल्प भी रखा गया है। ये OFS खुदरा और गैर खुदरा निवेशकों के लिए 1 और 2 जून को जारी रहेगी। असम सरकार मूल्य समर्थन योजना PSS के तहत किसानों से सीधे सरसों की खरीद करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकार ने सरसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बढ़ाकर 5,450 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जबकि मौजूदा बाजार दर 4,500 से 4,800 रुपये प्रति क्विंटल है। और फटाफट अंदाज में अब जानते हैं खेल जगत की खबरों को। फ्रेंच ओपन टेनिस पुरुष सिंगल्स में रिकॉर्ड 23वें खिताब की होड़ में लगे सर्बिया के नोवाक जोकोविच हंगरी के मार्टिन फुकोविक्स को 7-6, 6-0, 6-3 से हराकर अगले दौर में पहुंच गए हैं। इससे पहले विश्व के पहले वरीयता के खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जापान के टेरो डैनियल को 6-1, 3-6, 6-1, 6-2 से पराजित किया। नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज और ग्रीस के सित्सिपास फ्रेंच ओपन सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गए। यूकी भामरी और साकेत माइनेनी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने पहले दौर में आर्थर रिंडरनेक और एंजो सोसाउथ की फ्रांस की जोड़ी को सीधे सेट में हराया। यूकी और साकेत ने अपने शुरुआती मैच में आर्थर और एंजो को 64 मिनट में 6-3, 6-2 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। सेविला ने रिकॉर्ड 7वीं बार यूरोपा लीग का खिताब अपने नाम किया। बुधवार की देर रात खेले गए एक बेहद रोमांचक मुकाबले में सेविला ने पेनल्टी शूट में रोमा को 4-1 के अंतर से हराकर खिताब पर अपना कब्जा जमाया। इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस जीत के साथ ही सेविला ने ला लीगा में शीर्ष 4 से बाहर रहते हुए भी चैंपियंस लीग के अगले सत्र के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत की पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने एशिया कप हॉकी 2023 के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारतीय जूनियर टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर फाइनल का टिकट कटाया। भारत की ओर से सुनित लाकड़ा, अरिजीत सिंह हुंदल, बॉबी सिंह धामी, अंगदवीर सिंह, उत्तम सिंह, विष्णुकांत सिंह और शारदानंद तिवारी ने गोल दागे। अब खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम का सामना प्रतिद्वंदी टीम पाकिस्तान से होगा। और अब खबरें ग्लैमर वर्ल्ड से देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। भुवन अरोड़ा बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन के साथ एक फिल्म में नजर आएंगे। OTT पर रिलीज होने वाली स्ट्रीमिंग सीरीज सर्वशक्ति मयम का ट्रेलर हाल ही में जारी किया गया। प्रदीप मदल्ली द्वारा निर्देशित 10 एपिसोड की श्रृंखला लेखक और बेकार परिवार की व्यक्तिगत यात्रा का अनुसरण करती है, क्योंकि वो सभी 18 महाशक्ति पीठों की यात्रा करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। अष्टदशा नामक 18 स्थान है जिन्हें भगवान शिव ने बनाया था। अभिनेत्री नरगिस फाखरी ने हाल ही में वाराणसी में अपनी अगले प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू की है। काफी समय के बाद रुपहले पर्दे पर वो वापसी कर रही हैं। आगामी पंजाबी कॉमेडी फिल्म कैरी ऑन जट्टा 3 के निर्माताओं ने मंगलवार को फिल्म का ट्रेलर किया जारी। पहली 2 कैरी ऑन जट्टा भी रही थी हिट। समीप कांग है डायरेक्टर। और आइए अब आपको लिए चलते हैं सेहत की दुनिया की ओर। चक्कर आना एक आम समस्या है। चक्कर आना या सिर चकराना एक ऐसी समस्या है जिसके कई कारण हो सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि चक्कर आने का संबंध कान में किसी समस्या या रोग के कारण भी हो सकता है? आइए आपको इस बारे में एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं।
वर्टिगो या चक्कर आने की समस्या असंतुलित महसूस करने की अनुभूति है जो कई कारणों से हो सकती है। वर्टिगो के मुख्य कारण मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में उत्पन्न होते हैं, जबकि पेरिफेरल वर्टिगो आंतरिक कान में होने वाली समस्या की वजह से होता है। बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो चक्कर आने के सबसे सामान्य कारणों में से एक है। वर्टिगो जो हम अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो चक्कर आने में दो तरह से पेशेंट आएगा, या तो आसपास का कमरा घूम रहा है या उसका सर घूम रहा है। क्योंकि हमारा बैलेंस जो बनाने के लिए तीन चीजें चाहिए। पहला है कान का अंदर वाला हिस्सा जो बैलेंस बनाता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ब्रेन, जो सिग्नल जाते हैं ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा। और तीसरा है सेंसेशन, जो हमारा जॉइंट है और मांसपेशियां वहां से। जब तीनों चीजें सिंक्रोनस होके काम करेंगी तो हमारा बैलेंस ठीक रहेगा। इनमें से कोई भी एक चीज गड़बड़ होगी तो हमें चक्कर महसूस होगा। तो इसलिए सबसे पहले आप नाक कान गला विशेषज्ञ को दिखाएं। वर्टिगो के लक्षण अचानक विकसित हो सकते हैं जो कुछ सेकंड तक रह सकते हैं या बहुत लंबे समय तक भी चल सकते हैं। यदि आपको गंभीर वर्टिगो है तो उसके लक्षण लगातार हो सकते हैं और कई दिनों तक रह सकते हैं, जिससे सामान्य जीवन में कठिनाई हो सकती है। BPPV यानी बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो के मामलों में कुछ विशेष एक्सरसाइज या व्यायाम करना सहायक सिद्ध हो सकता है। तो वर्टिगो है जिसको हम पेरिफेरल वर्टिगो बोलते हैं, जो कान की वजह से होता है, उसमें मरीज को उल्टी भी साथ में आती है। जब चक्कर आएगा तो उल्टी आएगी। और ऐसे केसेस में जो दवाइयों का रोल है लेकिन वो बहुत लिमिटेड है, वो बिगिनिंग में जब तेज चक्कर आ रहे हैं उसको हम 1 या 2 हफ्ते दवाइयाँ देते हैं। साथ साथ में हम कुछ एक्सरसाइज बताते हैं जिससे कि बॉडी अपना बैलेंस रीगेन करे। उसका पर्पस होता है कि हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करें और जो कान की वजह से दिक्कत हो रही है उसको ब्रेन ओवरटेक कर ले। इसमें कॉमन अगर मैं बात करूं तो आँख की एक्सरसाइज, जैसे लेफ्ट लेके जाएं धीरे, फिर राइट पूरा, फिर ऊपर लेके जाएं, नीचे लेके जाएं, और इसको फिर जल्दी जल्दी करना है। ऐसी गर्दन की एक्सरसाइज, आप गर्दन को पीछे टच करिए छाती के साथ, फिर आप पीछे ऊपर लेके जाइए, फिर आप साइडवेज पूरा टर्न करें, फिर अदर साइड, पहले स्लो फिर जल्दी जल्दी। इसके अलावा आप कंधों को रोल कर सकते हैं। आप सिंपली ऐसे करें और कंधों को रोल करें क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये सब एक्सरसाइज हैं। इसके अलावा आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं, वो भी आप कर सकते हैं। यदि आपको वर्टिगो यानी चक्कर आने की समस्या हो रही है तो इसके कारण की पहचान करना आवश्यक है और विशेषज्ञ की सलाह अनुसार सही इलाज करवाना महत्वपूर्ण है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और अब बात करते हैं योग की। आज के योग सूत्र में हम जानेंगे कि कैसे आप योग के माध्यम से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। आचार्य प्रतिष्ठा बता रही है कि कैसे इन योग क्रियाओं के जरिए आप इम्यून होकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आज का एपिसोड हम इम्यूनिटी के लिए करेंगे, यानी ऐसी कौन सी आसान सी क्रियाएं हैं जिनका नियमित अभ्यास करके आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपको नियमित रूप से करना है कपालभाति का अभ्यास और साथ में ही नाड़ी शोधन प्राणायाम का फर्स्ट स्टेप, जिसको हम बहुत सुगम भाषा में कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम या सुखपूर्वक प्राणायाम। आइए जानते हैं कि कैसे करेंगे इनका अभ्यास। कपालभाति के लिए आसन में बैठना, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेना, फोर्सफुल एक्सलेशन और प्रत्येक एक्सलेशन के साथ पेट के संकुचन को अनुभव करना। आंखें बंद। पच्चीस एक्सलेशंस का एक राउंड। 25वां श्वास पूरा गहरा छोड़ दें और फिर श्वास भर लें। फील योर ब्रेथ। 25 एक्सलेशंस का एक राउंड आप 4 राउंड से शुरू कर सकते हैं, बढ़ाते बढ़ाते इसको 8 और फिर 16 राउंड्स तक भी ले जा सकते हैं।
प्रयत्न शैथिल्यम रिलैक्स। इसके बाद हम करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा स्वर ज़्यादा एक्टिवेटेड है, यानी किस स्वर से ज़्यादा सांस आ रहा है। हमारे लेफ्ट से आ रहा है तो हमने राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया अंगूठे से दाएं हाथ के, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। फिर दाएं हाथ की ही तीसरी उंगली से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें और राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। टाइम ऑफ इनहेलेशन शुड बी इक्वल टू द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन। जितने समय में श्वास छोड़ा फिर से दाएं स्वर से सांस भरते जाएं और दाएं स्वर को बंद करके लेफ्ट से सांस छोड़ते जाएं। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का पहला स्टेप है, जिसको हम सुगम भाषा में अनुलोम विलोम या सुखपूर्वक प्राणायाम भी कह देते हैं। आप इसको 5 मिनट तक करें और बढ़ाते बढ़ाते इसकी अवधि को 10 से 15 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। जितना लंबा हम इसका अभ्यास करेंगे उतना ही हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। इन छोटी छोटी क्रियाओं का अभ्यास करें, इन आसान सी लाइफस्टाइल चेंजेस को अपने जीवन में लाएं। हमारा ये कार्यक्रम देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। शारीरिक लाभ हो या मानसिक लाभ, योग हमें बहुत से लाभ देता है। योग सहायक है शांति की कामना करने वालों के लिए, योग सहायक है अपने काम में परफेक्शन चाहने वालों के लिए, और वस्तुतः यही मार्ग है सतचित आनंद की अनुभूति का। आइए देखते हैं इसे आज के योग मंत्र में। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योग के बिना संन्यास प्राप्त होना कठिन है। योग युक्त मननशील पुरुष सच्चिदानंद स्वरूप को शीघ्र ही प्राप्त होता है। और आइए अब जानते हैं मिजाजी मौसम। तो नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं सिचुआन प्रांत के शोध केंद्र में अटखेलियां करते हुए पांडा की ये झलकियां। आप इन दृश्यों का उठाइए आनंद। हमें दीजिए इजाजत।